Assalamualaikum my dear student, welcome back to YouTube channel. This is Rana Shahid here. Dear student, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन इन स्टमक। तलबा की भरपूर फरमाइश पर मैं ये टॉपिक जो है दोबारा समझाने लगा हूँ, दोबारा पढ़ाने लगा हूँ ताकि किसी बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट रह ना जाए। अगर कोई मिसकॉन्सेप्चुअल बात है तो आप इस लेक्चर के बाद आप जो है ना आप पूछ सकते हैं, कम्युनिटी में बता सकते हैं या लाइव भी आ सकते हैं। आपको तमाम तरह फैसिलिटी दी जा रही है टेस्ट साइट पे, आप हर तरह से अवेल कर सकते हैं। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 12 में से एक टॉपिक है डाइजेशन इन स्टमक। हम जो है ना इस टॉपिक में देखेंगे कि हम जो खुराक खाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सुबह नाश्ता किया, दोपहर में खाना खाया, शाम में खाना खाया, इन तीनों औकात के अलावा हम दिन में भी सारा दिन कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो खुराक की डाइजेशन में मदद देता है। ये होता है ना कि समटाइम हम कॉन्टिन्यूअस फीडिंग करते हैं कि फॉर एग्जांपल 2 से 3 घंटे खा लिया या 1 घंटा खा लिया, 15 मिनट बाद खा लिया। तो याद रखिएगा कंटिन्यूअसली तो हमसे खाया नहीं जाता इतना, तो हर बंदे की अपने कैपेसिटी लेवल है जिसके मुताबिक वो खाता है। बट समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी जगह पे आते जाते हैं तो उठते बैठते हैं, तो याद रखिएगा आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो आपको खाना पड़ता है लाजमी, बस किसी भी चीज। तो जो आपने डिसकंटिन्यूअस फीडिंग की, इसको कौन कंट्रोल करता है? या डिसकंटिन्यूअस फीडिंग किसके जरिए से अक्कर हो गई है? तो याद रखिएगा स्टमक के अंदर केमिकल डाइजेशन होती है। In the last lecture we have discussed there are the 3 main sites जहाँ पे केमिकल डाइजेशन हो रही है। डाइजेशन जिनमें ओरल कैविटी है, सेकेंड वन स्टमक है और थर्ड वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आज हम सेकेंड वन को पढ़ने लगे हैं, डाइजेशन इन स्टमक। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि स्टमक जो है ये इलास्टिक मस्कुलर बैग होता है। इट इज इलास्टिक muscular bag which is present, जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। अगर हम लोकेशन की बात करें, ये हार्ट की साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे मौजूद है, बिलो द डायाफ्राम। सो थोरेसिक कैविटी और जो एब्डोमिनल कैविटी है इन बिटवीन बिलो द डायाफ्राम। सो मैं यहाँ पे लोकेशन इसकी बताने लगा हूँ। आपने कहना है इट इज सिचुएटेड बिलो द डायाफ्राम। ये डायाफ्राम के नीचे मौजूद है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। सो आप कहेंगे कि ये लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी एब्डोमिनल कैविटी से थोड़ा सा ऊपर हमारा मैदा या स्टमक मौजूद होता है। इसकी अगर हम शेप की बात करें तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, इसकी शेप है जे शेप्ड स्ट्रक्चर व्हेन इट इज एम्प्टी। जबकि इसके अंदर खुराक मौजूद हो तो इसकी स्ट्रक्चर इन्फ्लेटेड हो जाती है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन द शेप ऑफ आवर स्टमक इज जे शेप, तो आपने कहना है ये जब सिर्फ एम्प्टी होगा तब ये जे शेप्ड होता है, जब ये फुल होगा तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेटेड फॉर्म। सो ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर है which is present on the left side of body। अब हम बात करते हैं, तो ये एक जनरल ओवरव्यू मैंने दिया। जब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की कि व्हाट आर द मेजर फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय स्टमक, कैसे कौन कौन से फंक्शन है जो स्टमक परफॉर्म करता है। सो आपने कहना है इसके अंदर पहला जो फंक्शन है वो ये है, इट हेल्प्स इन केमिकल डाइजेशन। तो पहला फंक्शन यही हुआ कि केमिकल डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। एक क्वेश्चन बताता हूँ, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन केमिकल डाइजेशन एंड मैकेनिकल डाइजेशन। तो याद रखिएगा जो मैकेनिकल डाइजेशन है, फॉर एग्जांपल चीविंग, फॉर एग्जांपल कि आप जो है ना आपकी बॉडी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है कि मुंह से इंजेक्शन से लेकर डाइजेशन तक कि खुराक को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। जबकि जो केमिकल डाइजेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, या आप कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
केमिकल, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड की मौजूदगी में उस मैकेनिकल डाइजेशन के प्रोडक्ट को मजीद छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। और एक पॉइंट तो लाजमी अपने माइंड में बिठा लीजिए कि जो स्टमक है ये केमिकल डाइजेशन भी करता है और मैकेनिकल डाइजेशन भी करता है। सो यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा, इट हेल्प इन द केमिकल डाइजेशन। सेकेंड पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन डाइजेशन, कि जितनी भी प्रोटीनियस मटेरियल है, प्रोटीन वाली फूड है, ये भी इसमें डाइजेस्ट होती है। तीसरे नंबर पे हम ये कहते हैं कि इट हेल्प्स इन द काइम फॉर्मेशन, के खुराक को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देना एंड सेमी सॉलिड मैस में कन्वर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड काइम। इसके बाद हम देखते हैं इसका फंक्शन है फोर्थ, दैट इज कॉल्ड पार्शियली स्टोर द फूड, या सिंपली ये कह दे इट विल पार्शियली डाइजेस्ट द फूड। और सेकेंड वन, लास्ट पॉइंट, टेम्परेरी एंड डिसकंटिन्यूअसली स्टोर द फूड। तो ये बेटे हमारे पास कुछ फंक्शन है स्टमक के जो परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम बताते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो स्टमक के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। स्टमक के कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो याद रखिएगा स्टमक के अंदर कुछ पार्ट्स मौजूद है, 4 से 5 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जिसको आप नाम देते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, इट इज आल्सो नोन एज अपर एसोफेगल स्फिंक्टर, यूईएस कहते हैं। और समटाइम पूछा जाता है हमारी बॉडी के अंदर कितने स्फिंक्टर मौजूद हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के इर्द गिर्द है। तो याद रखिएगा व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन गट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। गट ये है कि माउथ से लेकर एनस तक ये जो ट्यूब्यूलर ट्रैक है इसको आप नाम देते हैं गट, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिस्टम और गट में यही मेजर डिफरेंस है कि जब डिफरेंट एसेसरी ग्लैंड और डिफरेंट पैंक्रियाज और ये चीजें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, एंजाइम ग्लैंड्स, ये चीजें इन्वॉल्व होंगी उस ट्यूब के साथ जो माउथ से एनस तक जा रही है, उसको आप नाम देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जस्ट उनके अलावा उसको आप नाम देखें गट का, एलिमेंट्री कैनाल का भी नाम दे सकते हैं। तो इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है ना तकरीबन 7 स्फिंक्टर मौजूद है, ठीक है, जिनमें से 6 तो मौजूद है, 7वां बाहर होता है जो कि बाहर की तरफ उसको ओडी स्फिंक्टर कहते हैं। पहला ये वाला स्टमक के इर्द जिसको आप नाम देते हैं अपर इसोफेगल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर, एक लोअर पाइलोरिक स्फिंक्टर या लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, 2 एनस में पाए जाते हैं, 4 तीसरे को हम नाम देते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर, ये हो गए 5, और एक जो है ना ओडी स्फिंक्टर है, एक और भी है जो ड्यूडिनम की तरफ और पैंक्रियाज की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे पास 7 स्फिंक्टर मौजूद होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल की तरफ जा रहे होते हैं। इनमें से एक ओडी स्फिंक्टर ये बाहर होता है, आउटसाइड होता है। उसके बाद हम देखते हैं कार्डियक स्फिंक्टर और दूसरा पार्ट दैट इज नोन एज बॉडी, तीसरा पार्ट दैट इज कॉल्ड फंडस, और चौथा जो इसका मेजर पार्ट है याद रखिएगा उसको आप नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड पाइलोरस, या इसको आप नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये पार्ट्स है स्टमक के। अब हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम जिसके मुताबिक एनाटॉमी समझेंगे कि किस तरीके से हमारा स्टमक मौजूद है लेफ्ट साइड पे और उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, कहाँ मौजूद है। सो इसके अंदर आपने ये हमारे पास कोई आने वाली ट्यूब है जिसको मैं कह रहा हूं दैट इज कॉल्ड एसोफेगियल ट्यूब। तो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर बनानी है। ये हमारे पास स्टमक की स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये वाला जो मेजर पॉइंट है, ये वाला कनेक्शन है, ये है एसोफेगस, और चूंकि हार्ट भी इसी साइड पे मौजूद है स्टमक, तो एसोफेगस और स्टमक के दरमियान जो स्फिंक्टर है इसको आप नाम दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर का नाम दे रहे हैं। और नीचे भी मौजूद है स्फिंक्टर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जोड़ा है स्टमक को,
इसको हम नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। और ये जो अपर स्वोलन पोर्शन है दैट इज कॉल्ड फंडस, जिससे एक्सट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है जो विटामिन B12, थायामीन या डाइटरी फाइबर की एब्जॉर्प्शन में मदद देता है। इसके बाद आपने बताना है ये वाला जो पूरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड बॉडी, और इस लोअर पोर्शन को हम नाम देते हैं एंट्रम, और ये वाला पार्ट पाइलोरस कहलाता है। तो ये हमारे पास स्टमक की स्ट्रक्चर है, पार्ट्स दिखाए। अब स्टमक के अंदर केमिकल डाइजेशन कैसे होती है? तो ये डाइजेशन एग्जिस्ट करती है थ्रू द वॉल्स ऑफ स्टमक। तो आप कहेंगे देयर आर 3 मेजर वॉल्स होती है स्टमक की। इनमें एक को नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड आउटर वॉल, एक को कहते हैं मिडल, और आखिरी दैट इज कॉल्ड इनर। आउटर का नाम है सिरोसा लेयर, मिडल का नाम है सब म्यूकोजा लेयर, और इनर का नाम है म्यूकोजा लेयर। ये जो आउटर है इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, समझ रहे हैं मेरे पॉइंट। और ये मिडल लेयर इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ये मसल्स पे मुश्तमिल है। बताता हूं इसके अंदर आउटर, लॉन्गिट्यूडिनल, इनर, सर्कुलर और जो बाकी मसल है जो केमिकल डाइजेशन में मदद देते हैं उनको आप नाम देते हैं ओब्लीक मसल। म्यूकोजा ये भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, बट इसके साथ कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये ग्लैंड की सिक्रीशन हम जो है गैस्ट्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी के थ्रू ठीक से मालूम कर सकते हैं। एंडोस्कोपी एक ऐसी मशीन है यूं समझ लें जिसके जरिए से आप इंटरनल एनाटॉमी ऑफ स्टमक देख सकते हैं। तो ये जो म्यूकोजा लेयर है ये वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है इन द केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड या प्रोटीन डाइजेशन, जो प्रोटीएज एंजाइम कहते हैं। तो इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होते हैं जो प्रोटीन की डाइजेशन में मदद देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये आउटर लेयर क्या काम करती है। तो आपने कहना है ये आउटर लेयर सिर्फ कवरिंग देती है, कवर द स्टमक वॉल, स्टमक को। मिडल लेयर इसके अंदर आउटर, लॉन्गिट्यूडिनल, इनर, सर्कुलर एंड थर्ड है दीज आर कॉल्ड ओब्लीक मसल। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टमक ऑफ वर्टिब्रेट एंड स्टमक ऑफ इनवर्टिब्रेट या स्टमक ऑफ ह्यूमन एंड विद अदर एनिमल, तो दो डिफरेंस है। पहला पॉइंट ओब्लीक मसल ह्यूमन के अंदर स्टमक में पाए जाते हैं, बाकी में नहीं पाए जाते। दूसरा पॉइंट आपने ये कहना है कि जो स्टमक है यहाँ पे सिर्फ ये एक ही चैम्बर्ड है, जबकि बाकी एनिमल्स के अंदर 2, 3, 4 चैम्बर्ड हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट, ये जो म्यूकोजा लेयर है कनेक्टिव टिश्यू और ग्लैंड पे मुश्तमिल है। इनको नाम दिया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। तो इसके अंदर 3 तरह के सेल्स हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाने में मदद देते हैं। एक को नाम दिया जाता है म्यूकस सेल, म्यूकस सेल जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ये थिक सिक्रीशन है। सेकंड नंबर पे म्यूकस सेल, दीज आर कॉल्ड गोबलेट सेल, गोबलेट सेल। दूसरे नंबर पे ऑक्सेंटिक और पेराइटल सेल, ये बेटा सिक्रीट करते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही अगर ज्यादा मिकदार में बन जाए तो हाइपर एसिडिटी ऑफ स्टमक कहते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे स्टमक में हीट अप हो जाती है, तो ये इसलिए होता है कि HCl की प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो जाए। तो ये HCl क्या करते हैं? मेंटेन द pH 2 to 3, it acts as antiseptic, it kills the microorganism, it change the polypeptide chain into peptide simple chain के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और इसका काम है it will activate the pepsinogen enzyme to make pepsin। तीसरे नंबर पे चीफ सेल होते हैं जिनको नाम दिया जाता है zymogen सेल। सो ये सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजेन, ये इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद है, इसको एक्टिव किया जाता है इनटू पेप्सिन फॉर्म। ये पेप्सिन इसकी एक्टिव फॉर्म है और पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है, बिकॉज पेप्सिनोजेन के ऊपर शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड लगा होता है
जो उसको इनएक्टिव बनाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम देखते हैं कि HCl के अटैक के बाद जब एसिडिक मीडियम मिलता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू पेप्सिन, दैट इज अ पावरफुल एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो डियर स्टूडेंट, जब खुराक एसोफेगस से कार्डियक स्फिंक्टर के बाद बॉडी और फंगस, ये वाली जो लेयर्स हैं, अगर हम इन लेयर्स की बात करें, ये सबसे बाहर वाली लेयर सीरोजा लेयर, और ये वाली जो लेयर है सेकेंड, जिसको मैं ब्लू के साथ शो कर रहा हूँ, ये वाली लेयर इट विल बी कॉल्ड एज सब म्यूकोजा, और सबसे इंटरनल लेयर जिसको मैं ग्रीन के साथ शो कर रहा हूँ, दैट वुड बी कॉल्ड एज म्यूकोजा लेयर। तो जैसे ही खुराक यहाँ पे आती है तो खुराक की केमिकल डाइजेशन होती है, ठीक है, यहाँ पे वॉल्स के अंदर चर्निंग का प्रोसेस होता है। तो ये जो सब म्यूकोजा है, इट विल हेल्प इन द चर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ द फूड। जैसे ही खुराक मिक्सअप हो जाएगी, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगी, पार्शियली डाइजेस्ट होने के बाद ये खुराक जो है ना with the wall of upper vessel, wall of the stomach and completely mixing and churning, तो ये सेमी सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाती है। इस सेमी सॉलिड मास को हम नाम देते हैं काइन का। तो आपने कहना है आफ्टर मिक्सिंग thoroughly with the wall of the digestion, सेमी सॉलिड मैस जो बोलस था अब वो कन्वर्ट हो रहा है into सेमी सॉलिड मैस, दैट इज कॉल्ड काइन। अगर बोलस की हम जो है ना स्ट्रक्चर देखें, बोलस जो है ना बेसिक है, और काइन की स्ट्रक्चर देखें या काइन की नेचर देखें तो शायद एसिडिक होगी। क्यों? क्योंकि HCl की प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद है। एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हार्ट बर्न और पायरोसिस? जगह की कमी की वजह से यहाँ पे बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पायरोसिस या हार्ट बर्न किसे कहते हैं? सो माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, हार्ट बर्न और पायरोसिस इट इज द बैक फ्लश ऑफ द एसिडिक काइन इनटू द एसोफेगस। कि अगर जो है ना आपको वोमिटिंग या एंटीपेरिस्टालसिस की तरह कि आपका जो फूड है स्टमक के अंदर ऊपर की तरफ आ जाए, उसको हार्ट बर्न और पायरोसिस कहते हैं। ये इसलिए होता है जब आप खाना खाने के बाद फौरन सो जाते हैं, ठीक है, फीडिंग अंडरलाइन, फिर उसके बाद जो है ना कैफीन, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये वाली जो मेन काजेज हैं ये स्टमक के अंदर एसिडिटी काज करती है। और एसिडिटी से बचने के लिए तजवीज़ या तरीका भी बता दूं कि जितना हो सके मैक्सिमम सिंपल फूड खाएं, और खाने खाने के बाद वर्जिश करें, और सोने के दौरान अपने सर को जरा ऊंचा रखें, और 40 से 45 मिनट तक तकरीबन जो है आपको वर्जिश करनी चाहिए। सो ये हमारा टॉपिक था आज का, डाइजेशन इन स्टमक। यहाँ पे एक MCQs आती है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो केमिकल डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, यानी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में एक एंजाइम है जिसका नाम है एंटीरोकाइनेज। ये ऐसा एंजाइम है जो केमिकल डाइजेशन में मदद नहीं देता। सो दैट वाज ऑल अबाउट डाइजेशन इन स्टमक। होप सो ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सवाल हो तो आप जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।